अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आपकी हमारा एमडीकेट का स्कोर ये है, हमारी एफएससी की इतनी मार्क्स हैं और हमें बताइए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इधर होगा तो किस डिपार्टमेंट में होगा एंड ऑल द थिंग्स। और इसके बाद ये आपका सवाल आ जाता है कि जिनकी चलो अच्छी परसेंटेज नहीं बन रही, मार्क्स नहीं बन रही हैं, तो क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर क्या करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियमुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी सारी इंक्वायरीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपने तहम्मुल के साथ बात मेरी सुननी है और उसको समझना है, ठीक है। मुझे वही एडवाइस आपको देना पसंद है हर बार की तरह, जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हो या फिर जो आप मतलब मैंने देखी हो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ज़्यादा होगा, वो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज़ ट्रीट यू एंड ऑलवेज़ मुझे आप अपनी फैमिली की तरह ही लगते हो, ठीक है। तो पहले आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जो मुझे इतने ज़्यादा इनबॉक्सेस में, कमेंट सेक्शंस में, इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, अपना स्कोर स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं, एमडीकेट की परसेंटेज और अपनी एफएससी की परसेंटेज कि हमारा आइदर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखें, पहली बात मेरी आप समझने की कोशिश करें कि इस टाइम पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कोई भी आपको श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे आपका एडमिशन जो है ना और सिलेक्शन का जो बेसिस होता है वो आपका दूसरों के कंपैरिजन से होता है, ठीक है, कि आपको पूरा कंपैरिजन देखना पड़ता है कि इतने बच्चों में से अगर आपको आपके मार्क्स कंपेयर कर दिए जाएँ तो क्या उनके कंपैरिजन में आपके मार्क्स बनते हैं कि नहीं बनते, फिर आपको कोई बता सकता है कि आप सिलेक्शन होगा कि आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये चीज़ है कि देखो, आप क्या जो कंपैरिजन है ना किसी भी ऊपर, आपके सिलेक्शन के ऊपर, सीट पे डिपेंडेंट होता है 3 चीज़ों पर। पहले तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में सीट्स कितनी हैं, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है। दूसरा, उन सीट्स के ऊपर कितने दावेदार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो है वो एमडीकेट की मार्क्स भी अच्छी हैं और एफएससी की मार्क्स भी अच्छी हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपकी कंपैरिजन जब किया जाएगा तो फिर आपकी मार्क्स का पता चल सकता है, ठीक है। जो कि मोस्टली जो है वो अनऑफिशियल लिस्ट बनती है हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के हिसाब से, फिर उसमें कोई मतलब जो बनाते हैं अनऑफिशियल लिस्ट, फिर उनको जितने बच्चों का पता चलता है स्कोर, तो उस हिसाब से नंबरिंग करके उतनी सीट्स के हिसाब से बनाते हैं कि आइदर फॉर सपोज हमारा फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट है और फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में जिन बच्चों का उनको स्कोर 50 सीटों तक पता चला होगा कि हाँ 50 मतलब ऊपर का ऑर्डर जो है वो फ़लाँ का है, 1 फॉर सपोज अगर जो है वो 190 जो है वो आपकी हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट सीट है जिस पे वो जा रही है, ठीक है। अगर इनिशियल मिला के आप कह लो कि फॉर सपोज इसकी बन रही है 90% पे, आपकी पहली सीट आपके डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, मतलब इतना हाईएस्ट आपकी परसेंटेज बन रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और आपको सीटें दी गई हैं जो है वो 50 सीटें दी गई हैं, ठीक है। तो अब 90% से नीचे जितनी भी परसेंटेज की सीटें आएंगी ना 50 तक, उतने बच्चों का वो जाएगा। फॉर सपोज अगर 50 सीटें जो है वो आखिरी जो है वो नंबर पर जाके रुकती हैं, फॉर सपोज कर लेते हैं कि 80.50 सीटें आके रुक रही हैं, तो उतने तक सीट जाएगी आपकी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की सीटें जितनी होती हैं उतनी आपकी होगी, भले चाहे आपकी परसेंटेज पासिंग है, लेकिन अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की सीटें जो है वो ऊपर वाले परसेंटेज पे फिलअप हो जाती हैं तो फिर आपका चांस नहीं बनता, ठीक है। ये चीज़ होती है। देखो, अनऑफिशियल लिस्ट उन बच्चों की बनती है जिनका जिसने बनाई है उस बंदे को उतना पता होता है। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका अनऑफिशियल लिस्ट वालों को नहीं पता होता स्कोर, और हो सकता है कि उनका आपसे बढ़कर हो, ठीक है, तो ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। और ऐसा भी होता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं जो कि वाकई उनका इतना स्कोर नहीं बन रहा होता और खुद ब खुद अपना नाम बस जलवा देते हैं, मतलब झूठ मूठ कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आप मतलब ऑफिशियल लिस्ट नहीं पीएमसी जारी करती तब तक आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो इस लेवल पे, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ आपसे कि जब तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं आती ना, ऑफिशियली आपको नहीं पता चल जाता ना कि आपकी होती है कि नहीं होती, तब तक आपने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना होता, तब तक आपने अपनी दुआओं का जो सिलसिला है वो रोकना नहीं होता, ठीक है। एंड मोमेंट तक मैं कहती हूँ बच्चों को कि जब तक आप यूनिवर्सिटी में आपका पक्का एडमिशन होकर कदम नहीं रख लेते ना आप, तब तक आपने अपनी दुआओं का प्रोसेस नहीं छोड़ना, तो तब तक आपने उम्मीद नहीं छोड़नी थी, कुछ भी होने को हो सकता है। तो उम्मीद लगाए रखें अल्लाह ताला से और बहुत ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि होने के लिए अगर आपकी नहीं भी बन रही, क्या पता अल्लाह ताला आपके लिए वसीले बना दें, या आपकी हो रही है तो भी आप जो है ना वो डोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखा करें, क्योंकि नज़र भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो बस अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह ताला आपका बना दे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप तहज्जुद पढ़ें, और जब तक जो भी आप चीज़ें कर रहे थे, फॉर सपोज कोई दुरूद पढ़ रहा होता है कोई, वो चीज़ें स्टॉप नहीं करनी है आपने, अपने अल्लाह से कंटिन्यूसली दुआ मांगते रहना है, ठीक है। अब ये बात आती है
कि देखो जिन बच्चों का पासिंग क्राइटेरिया नहीं है तो वो तो किसी भी एंगल से ऊपर मतलब एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे मतलब अल्टरनेट ढूंढते हैं कि हमें अल्टरनेट कोई बता दें कि अगर चलो हमारी मेरिट भी नहीं हो रहा तो हमें अल्टरनेट में जाना पसंद है। तो देखो अल्टरनेट आपके पास क्या होता है कि आप सेल्फ पे सीट ले लो, आप ओवरसीज़ पे सीट ले लो, ठीक है, आप प्राइवेट पे सीट ले लो, आप अब्रॉड सीट ले लो। लेकिन इन कैटेगरीज़ के लिए भी आपकी पासिंग मार्क्स होना लाजमी है। लेकिन अगर आपकी पासिंग मार्क्स नहीं है तो इन कैटेगरीज़ पे भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। भले आप प्राइवेट में एडमिशन लो, लेकिन अगर भले आप प्राइवेट अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं है एमडेकेट में तो आप जो है वो नहीं ले सकते सिक्योर करते एडमिशन, ठीक है। ऐसे ही सेल्फ वालों के लिए, ओवरसीज़ वालों के लिए भी है, ठीक है। अब ये बात आती है कि चलो अगर आप अल्टरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्टरनेट में आपका नहीं बन रहा, ठीक है, अगर आपके पास मार्क्स नहीं है, अब आपका कहना है कि हमें रिपीट करना चाहिए कि नहीं रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें दो कैटेगरीज आपकी आ जाती हैं। एक वो बच्चे हैं जिनकी एफएससी की मार्क्स 1000+ हैं और साइंस की इलेक्टिव सब्जेक्ट की मार्क्स भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब एफएससी की अच्छी खासी मार्क्स मतलब उनकी बनती हैं और उनका इस साल एमटेकेट में नहीं हुआ। दूसरी कैटेगरी आपकी आती है कि जिनके एफएससी की मार्क्स 1000+ नहीं है, 1000 से कम है, और या फिर उनकी साइंस सब्जेक्ट इलेक्टिव मार्क्स कम है, वो भी उनके अच्छी नहीं बन रही हैं, तो वो जो है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं रिपीट करने वाले कि उनका एमटेकेट में नहीं हुआ। तो अभी वो अगर इस मतलब 2023 में अगर वो रिपीट करेंगे तो उनको एफएससी के एग्ज़ाम्स भी दोबारा देने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज जो उनकी मार्क्स हैं एफएससी की वो भी अच्छी बने, और एमटेकेट भी उनको साथ रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तो अब जो दूसरी कैटेगरी वाले आते हैं ना, जो बच्चे मतलब एफएससी भी रिपीट करेंगे, उनकी अच्छी मार्क्स नहीं है एफएससी की इस साल, और एमटेकेट भी जो है वो रिपीट करेंगे, तो मेरा आपको सजेशन है कि प्लीज़ ये ना करें। अगर आपको दोनों रिपीट करने पड़ेंगे तो प्लीज़ एमटेकेट दोबारा नहीं दें, ना ही एफएससी रिपीट करें। क्यों नहीं करें? देखो क्या है कि ये मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है, कि देखो जब आप एफएससी रिपीट करोगे ना तो क्या है, अब इस साल भी क्या कर रहे हैं कि अब अगर आप एफएससी रिपीट भी करोगे, दोबारा सारे एग्जाम्स दोगे, आपकी मार्कशीट दोबारा बनेगी, सब कुछ अब दोबारा करो, आप जितनी भी मेहनत करोगे, आप जितने भी पैसे भरोगे, आप जितनी भी सिफारिशें लगाओगे, आपको फ्रेशर्स जितनी अच्छी परसेंटेज नहीं मिलेगी एफएससी में, आपको 1000+ नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अभी आपको पता है कि आपका 1000+ मार्क्स होना लाजमी है किसी भी एमटेकेट को क्लियर, मतलब एमटेकेट को क्लियर करने के लिए, तो वो आपको नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब मुश्किल प्रोसेस हो रहा है। तो जब रिपीटर्स को वो मार्क्स मिलेंगी ही नहीं तो फ्रेशर के साथ उनका क्या मुकाबला हो पाएगा? फ्रेशर की तो आप 1000+ मार्क्स होंगी और आपको 1000+ जितने मर्जी चाहें आप जो है वो एफएससी का टाइम दे दें, पैसे भर लें, मेहनत कर लें, आपको देंगे ही नहीं है, तो फिर आपका कैसे उनके साथ मुकाबला होगा? मतलब आप फिर भी रह जाओगे। आप चाहे एमटेकेट में 200+ मतलब 2 आउट ऑफ 200 स्कोर करो, लेकिन अगर आपके एफएससी की 1000+ मार्क्स नहीं है ना तो अब आपका मतलब एमटेकेट की करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि वो जो है वो स्टूडेंट्स एफएससी रिपीट ना करें, अपने मतलब एमटेकेट रिपीट ना करें, अपने मतलब जो पैसे हैं और अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत ज़्यादा ना करें। बेहतर है कि ये किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अब जो एमटेकेट है ना, मतलब अब एमबीबीएस की सीट हासिल करना मेरिट पे, मैं कहती हूँ ख्वारी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ज़िल्लत के अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला देना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि आपको दोनों रिपीट करनी पड़ेंगी तो वो देंगे ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? तो बेहतर है कि आप लोग यहाँ पर अपना सर मत खपाएं। मैं वही सजेशन दूँगी आपको जो राइट होगी, ठीक है। अब आगे आपका मतलब आपका वो जो है वो मामला है कि आप लेते हो या नहीं करते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। दूसरे वो बच्चे आ जाते हैं, अब वो कहेंगे एफएससी वाले, आप कहेंगे, अब ये बच्चे कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, ठीक है। अगर आप मेडिकल वाली फील्ड से रिलेटेड ही जाना चाहते हो तो फिर और भी ज़्यादा फील्ड्स हैं, डीपीटी है, फार्मेसी है, नर्सिंग है। नर्सिंग जेनरिक आ चुकी है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी फील्ड है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप बीएस कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, और इसके अलावा मतलब ये फील्ड्स हैं, आप जा सकते हो, उनका भी बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं जिनका एफएससी में लास्ट टाइम बहुत अच्छी मार्क्स हैं, उनकी बस एमटेकेट की स्कोर की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब उन बच्चों को रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखो मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आपके एफएससी की मार्क्स बहुत अच्छी हैं और आपका पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, तो आप ज़रूर जो है वो रिपीट करो, बट ये साल आप वेस्ट नहीं करो, कहीं ना कहीं इस ईयर को भी इन्वेस्ट करो। फॉर सपोज़ अगर आपका जितना भी एमटेकेट स्कोर आया उस स्कोर में अगर आपकी डीपीटी में, फार्मेसी में या फिर बीडीएस में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन लो, ठीक है, और साथ साथ जो है वो अपने एमटेकेट की तैयारी भी करते रहो 2023 के लिए, ठीक है। एटलीस्ट जो है वो ऐसा होगा कि जब आप एमटेकेट दोगे, ठीक है, 2023 का, तो अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं होता तो एटलीस्ट आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपको फार्मेसी, डीपीटी, बीडीएस इनमें से किसी के में भी आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये ईयर ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉर सपोज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो BSc
बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बीएस कर लेते हैं, एटलीस्ट आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। एटलीस्ट पीछे आप ये नहीं होगा कि चलो अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर 2023 में भी अगर आपका नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपका ईयर सेव होगा, ईयर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये टाइम अपना वेस्ट नहीं करें, क्योंकि देखो मेडिकल ऐसी फील्ड है, चलो आपका एमडी में हो जाता है, फिर भी आपके इतने ज़्यादा साल जाते हैं, ठीक है। तो आप ईयर वेस्ट क्यों करो इस चक्कर में ना, तो ईयर ज़ाया नहीं करना आपने, सही है। कहीं ना कहीं अपने आप को अपने टाइम को इन्वेस्ट ज़रूर करना है, ठीक। अब ये चीज़ मैं आपसे यहाँ पे क्लियर करूँ कि जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके से एडमिशन या ये वो, या फिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही है कुछ भी, तो देखो ये सारी जो बातें हैं ना, ये अल्लाह ताला की होती है। आपकी मार्क्स, आपकी डिग्री, आप के पैसे, शोहरत, इज़्ज़त, ये सब कुछ क्या है, ये आपका रिस्क है, और रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होती है। क्या आप लोगों ने वो बात नहीं सुनी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि मतलब रिस्क कहाँ से आता है, तो रिस्क एक ऐसी डायमेंशन से आता है जिसका किसी को नहीं पता होता। और रिस्क जो है ना, जब आपको पता है कि ये चीज़ एक हदीस में है कि ना जब बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में होता है, तो उस वक्त एक फरिश्ता आता है जो उसका रिस्क लिख के जाता है कि इसका रिस्क जो है वो उसको किस तरीके से मिलेगा, कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा। तो आपकी मार्क्स और आपकी सिलेक्शन भी आपका रिस्क है, जो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद लिख दिया है आपका रिस्क। और उस रिस्क से वो रिस्क अगर आपका अल्लाह ने लिखा है ना, तो कोई उससे आपसे छीन नहीं सकता। वो कुरान की आयत नहीं है कि अल्लाह ताला अगर आपके लिए किसी चीज़ का फ़ैसला करे तो कोई भी उस फैसले में मुदाखलत करके वो वापस नहीं ले सकता। अगर आपको अल्लाह कोई चीज़ देना चाहे ना, तो वो आपसे कोई ले नहीं सकता। हाथों से तो कोई चीज़ छीन सकता है आके, लेकिन आपके नसीब से कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जब अल्लाह किसी को देने का इरादा करे तो कौन है जो आपसे छीने? ना फिर सिस्टम आपसे छीन सकता है, ना फिर सीटें आपसे कोई आपके नसीब छीन सकते हैं, ना कोई और आपसे नसीब छीन सकता है आपका, अगर आपका नसीब है तो। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ सिलेक्शन आपके नसीब में नहीं रखी है, तो चाहे दुनिया जहाँ के बंदे इकट्ठे होकर एक मैदान में आपको वो चीज़ देना चाहें, आपको नहीं दे सकते। और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसका बंदा जी जान से एक चीज़ चाहता है, जिसके लिए वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और वो चीज़ अल्लाह ताला उसे नहीं दे, ठीक है। अगर फॉर सपोज करो कि माँ बाप होते हैं, अगर बच्चे को ख्वाहिश होती है किसी खिलौने की, किसी ऐसी चीज़ की, ठीक है, कोई कांटेदार खिलौना है, अगर वो उसके लिए रो रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन माँ बाप उससे वो खिलौना नहीं देते। अब वो क्यों नहीं देते? वो बच्चे को समझ नहीं आता उसमें, वो तो रो रहा है, तो उसको तो बस एनी वो चीज़ चाहिए होती है। लेकिन माँ बाप को ही ये चीज़ नज़र आती है, और माँ बाप को ये चीज़ समझ में आ रही होती है कि नहीं भाई, ये कांटेदार चीज़ है, ये मेरे बच्चे के हाथ में जाएगा तो उसको नुकसान देगा। तो सिमिलर है कि अगर आपको ये चीज़ अल्लाह ताला नहीं दे रहे हैं ना, या फिर इस टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इसमें आपके लिए बेहतरी है, जो बेहतरी आपको अभी नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब आगे वक्त आएगा तो ये चीज़ आपको फिर समझ आएगी। हम बंदे हैं, हम गुनाहगार हैं, हम हकीर हैं, हमारी इतनी औकात, मतलब हमारी इतनी वो जहनीत नहीं है, हमारी इतनी वो लिमिटेशन, मतलब इतनी हमारी वो चीज़ नहीं है कि हम अल्लाह ताला के हर फैसले में, हर छुपी चीज़ में उसके पीछे होने वाली उस हिकमत को जान पाएँ, हिकमत को समझ पाएँ। क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम हकीर बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानते हैं। बस तवक्कुल इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आपको कोई सल्यूशन नज़र नहीं है, आपको सारी चीज़ें आपके उलट पलट हो रही हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको दिल में सकीना हो, फिर भी आप का यकीन हो कि मेरा अल्लाह कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर निकालेगा। और अल्लाह ताला अभी, और ये अगर रास्ता नहीं निकाल रहा मेरे लिए, या इसमें मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा, तो यकीनन इसमें मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी रखी है, और वो बेहतरी मेरे लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए। जब ये चीज़ आप समझ जाएंगे ना, तो ये तवक्कुल होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि आपका नसीब, आपकी दुआएं नहीं बदल सकती, आपका दुआएं और मेहनत हर चीज़ बदल सकती है, ठीक है। बस अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। और जो बच्चे मुझे इतनी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे कि आप भी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर रहे, और सब हमसे खफा हैं, तो देखें इट टेक टाइम्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सेटल डाउन में टाइम लगता है, लेकिन एक बात याद रखें कि जब आप उनके सामने वीकेंड पड़ जाएंगे ना, अपने पेरेंट्स के सामने या लोगों के सामने आप वीकेंड पड़ जाएंगे ना, तो यकीनन जो है वो ये चीज़ें आपको, मतलब उनका ना बात करना या उनका चेंज रवैया आपको ज़रूर तकलीफ देगा। लेकिन जब आप अल्लाह की हिकमत समझ के सब्र कर लेंगे ना, और हिम्मत करेंगे, कॉन्फिडेंस शो करेंगे सबके सामने, तो यकीन जाने फिर रवैये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे आपको। अगर देंगे भी तो एक सकीना होगा आपके दिल में, आप में हिम्मत होगी बर्दाश्त करने की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जब चाहा तो सारी चीज़ें बेहतर होगी। एक मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपको रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बेस्ट ऑफ बेस्ट ये है
ना मैं जानती हूँ आपका फ्यूचर, ना आप जानते ना कोई और जानता है, लेकिन अल्लाह ज़रूर जानता है। तो आप उससे मशवरा लो, आप उससे जो है वो बात करो। क्या करो आप 2 रकात में अभी जाके जो है वो नफ़ल पढ़ लो, ठीक है। और इस्तिखारे की दुआ बाद मतलब 2 नफ़ल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ पढ़ लो। इस्तिखारे की दुआ पढ़ने के बाद आप दुआ मांगो, या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वो कर दे। और इस्तिखारे का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई इशारा मिलता है, आपको कोई ख्वाब आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इस्तिखारे की दुआ का मतलब ये होता है कि जो काम आपके हक़ में बेहतर वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। अगर आपके हक़ में एम टिकट रिपीट करना मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा, जो अल्लाह जानते हैं, तो वो खुद ब खुद आपसे होता चला जाएगा। आपको उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये चीज़। और अगर आपसे वो चीज़ होगी भी ना, चाहे वो आपके ख्वाहिशात के और मतलब चाहने के उलट हो रही है, लेकिन फिर भी वो सही होगी। आपको यकीन रखना इस चीज़ पे, क्योंकि आपने अल्लाह से मशवरा मांगा, मतलब आपने इस्तिखारा करके अपना जो फ़ैसला है ना वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब अल्लाह जहाँ भी आपको ले जाए ना वही रास्ता बेस्ट है, फिर चाहे वो कौन सा भी रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, चाहे वो आपको कितने ही कांटेदार नज़र क्यों ना, लेकिन वही आपके लिए बेस्ट होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करेंगे इंशाअल्लाह।